गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र में आज हम समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने समाज और समुदाय के बारे में अध्ययन किया है। समिति क्या होती है, समिति की क्या परिभाषा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसकी कई सारी आवश्यकताएं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो समाज पर दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। साथ ही दूसरों से वो सहायता और सहयोग प्राप्त करता है। यही कंसेप्ट समिति कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपस में सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं और एक संगठन बना लेते हैं, तो यही संगठन समिति कहलाता है। अर्थात समिति एक ऐसा संगठन है जो कि जानबूझकर स्थापित किया जाता है, एक दूसरे की सहायता के लिए स्थापित किया जाता है, साथ ही किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की जाती है। साथ ही एक चीज का और ध्यान रखा जाता है कि जब हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तो वहीं पर उस समिति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। मैकइवर पेज ने इसकी परिभाषा देते हुए बताया है कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐच्छिक समूह है और इसके द्वारा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ऐच्छिक से मतलब है अपनी इच्छा से इसको किया जाता है और इसका कोई सदस्य बनता है। गिन्सबर्ग कहते हैं कि समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। अर्थात समिति को मनुष्यों के विचारपूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या अधिक उद्देश्य होते हैं, साथ ही जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहली इसकी आवश्यकता है, व्यक्तियों का समूह है ये, साथ ही इसकी स्थापना विचारपूर्वक की जाती है, सोच समझ कर की जाती है, अपने आप में इसकी स्थापना नहीं होती। और जब इसकी स्थापना की जाती है तो एक निश्चित उद्देश्य होते हैं कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम अमुक संगठन का निर्माण कर रहे हैं, अमुक संगठन बना रहे हैं। समिति की विशेषताएं, समिति की विशेषता जब हम देखेंगे तो काफ़ी कुछ और क्लियर हो जाएगा कि समिति क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन, समिति की प्रमुख विशेषताओं को एक डायग्राम में बताया गया है। देखो, पहला व्यक्तियों का समूह है, दूसरा निश्चित उद्देश्य है, तीसरा विचारपूर्वक स्थापना, चौथा निश्चित संगठन, पांचवा नियमों पर आधारित, छठा ऐच्छिक सदस्यता, सातवां अस्थायी प्रकृति, आठवां औपचारिक संबंध, नौवां साधन। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। बिना व्यक्तियों के समिति का निर्माण नहीं होता, अर्थात समिति एक मूर्त संगठन है। दूसरी इसकी विशेषता, प्रमुख विशेषता है, वो है निश्चित उद्देश्य। डेफिनेट एम्स होते हैं, समिति के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिसको ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की जाती है। यानी पहले उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समिति की स्थापना की जाती है कि हमारे इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारा ये संगठन है, हम इन उद्देश्यों को आपस में सहायता द्वारा इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी है विचारपूर्वक स्थापना। जैसा कि हमने देखा कि समिति की स्थापना विचारपूर्वक होती है, सोच समझकर होती है, जानबूझकर की जाती है। स्वतः या अपने आप में समिति की स्थापना नहीं होती, किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की जाती है। चौथा है एक निश्चित संगठन, डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है ये, यानी कि इसका एक निश्चित संगठन होता है, बिना संगठन के समिति का निर्माण नहीं होता। पांचवा है नियमों पर आधारित, बेस्ड ऑन रूल्स। समिति के कुछ नियम होते हैं, वो नियम लिखित नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर समिति का निर्माण किया जाता है। इन नियमों का यदि हम देखें तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे कि
सदस्यता संबंधी नियम कि इस समिति में अमुक व्यक्ति ही सदस्य बन सकते हैं, इस समिति में केवल महिलाएं ही सदस्य बन सकती है, इस समिति में केवल छात्र ही सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता शुल्क होता है उनका, कहीं कहीं सदस्यता निःशुल्क भी होती है। एक कार्य प्रणाली होती है कि अमुक समिति का हमने निर्माण किया है, इस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया है और इसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार होगी। छठा है ऐच्छिक सदस्यता, वॉलंटरी मेंबरशिप। कोई भी व्यक्ति किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है अपने हित के अनुसार, अपनी इच्छा से, अपनी रुचि के अनुसार, और यदि उसको समझ में नहीं आता है तो वो किसी भी समिति की सदस्यता का त्याग भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। सातवां है अस्थायी प्रकृति, टेम्परेचर नेचर। समिति की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है। अस्थायी होने से तात्पर्य यह है कि अमुक उद्देश्य के लिए मान लो किसी समिति की स्थापना की गई और जब उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो उस समिति का अस्तित्व वहीं पर खत्म हो जाता है। आठवां है औपचारिक संबंध। समिति में जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों में औपचारिक संबंध होते हैं, उनमें आमने सामने के संबंध नहीं होते, उनमें गहरे संबंध नहीं होते, उनमें घनिष्ठ संबंध नहीं होते। नौवां साध्य नियोग और साधन है, मीन्स एंड नॉट एन एंड। समिति व्यक्ति के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम है, साधन है, साध्य नहीं है। अब देखते हैं समिति के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस। पहला है आर्थिक समितियां, इकोनॉमिक एसोसिएशंस। दूसरा है राजनीतिक समितियां, पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तीसरी है सांस्कृतिक समितियां, कल्चरल एसोसिएशंस। चौथा है शैक्षणिक समितियां, एजुकेशनल एसोसिएशंस। पांचवा है मनोरंजनात्मक समितियां, रिक्रिएशनल एसोसिएशंस। और छठी है सेवा एवं सामान्य कल्याण समितियां, सर्विस एंड नॉर्मल वेलफेयर एसोसिएशंस। पहला है आर्थिक समितियां, इनको देखते हैं हम डिटेल में। इकोनॉमिक एसोसिएशंस, कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार की समितियों की स्थापना की जाती है, जैसे कि व्यापारिक समितियां, मजदूर संघ, व्यावसायिक समितियां इत्यादि। दूसरा है राजनीतिक समितियां, पॉलिटिकल एसोसिएशंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि राजनीतिक हितों और राजनीतिक पदों, राजनीतिक किसी पद को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है, जैसे राजनीतिक दल। तीसरा है सांस्कृतिक समितियां, कल्चरल एसोसिएशंस। कल्चरल एसोसिएशंस में जैसा कि नाम से है कि ये सभ्यता और संस्कृति से संबंधित होगी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण, उसके रक्षण के लिए इन समितियों का निर्माण किया जाता है, जैसे धार्मिक समाज, रामकृष्ण मिशन इत्यादि। चौथा है शैक्षणिक समितियां, एजुकेशनल एसोसिएशंस। शैक्षणिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए इस प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि हमारे समाजशास्त्र में समाजशास्त्री परिषद, वैज्ञानिक संघ, शिक्षा मंडल इत्यादि। पांचवा है मनोरंजनात्मक समितियां, रिक्रिएशनल एसोसिएशंस। मनोरंजन हेतु इस प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि व्यायामशाला, जिम हो गई, क्लब हो गया, खेलकूद परिषद हो गई इत्यादि। लास्ट और अंतिम है सेवा एवं सामान्य कल्याण समितियां, सर्विस एंड नॉर्मल वेलफेयर एसोसिएशंस। समाज में आश्रित और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सेवा एवं सामान्य कल्याण समितियों का गठन किया जाता है। इसके एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि अनाथालय, हरिजन सेवक संघ, कानूनी सलाहकार समिति, आदिवासी कल्याण परिषद इत्यादि। समिति के बाद में अब हम संस्था का अध्ययन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ओके, थैंक यू।